हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज का सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को वही राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज के सेशन हमारा किस पे बेस्ड है? साहू स्क्रीनिंग के PYQ सीरीज पे बेस्ड है। और आपको पता ही है क्या चल रहा है, बहुत सारे जो चैप्टर है वन वन बाई डिस्कस हो चुके हैं। तो हमारा आज की साहू स्क्रीनिंग का चैप्टर कौन सा है? वर्क, एनर्जी एंड पावर है ना। तो जितने भी 2016 से 17 से 24 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस कर ही रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपकी तरफ से भी प्रैक्टिस बनती है, क्योंकि हम तो यहाँ पे हमारी तरफ से आपको हेल्प करने के लिए सारे वीडियो या PYQ तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ थोड़ी सी हेल्प करो। क्या करोगे? खुद से प्रैक्टिस करो और ये वीडियो देखो ताकि आपको और अच्छे हेल्प हो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डेवलप हो, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कौन सा पहला क्वेश्चन, है ना। पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ये? रेन ड्रॉप फॉल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, द मास ऑफ ड्रॉप इज 10 ग्राम, है ना। ड्रॉप का मास कितना है? 10 ग्राम है। ये एक ड्रॉप है भैया, है ना। इसका जो मास दे रखा है कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है मास, जो भी रेन ड्रॉप का। थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर वर्टिकली। अब ये कितनी नीचे आई है? वर्टिकली डिस्टेंस चली है ये 100 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी दे रखी है? 100 मीटर। फाइंड द वर्क डन टू द ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी हमें पता ही है क्या होता है? mgh होता है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट तक ड्रॉप करते हो, h हाइट तक क्या करते हो? उठाते हो, है ना। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है? -mgh। पर अब की बार ऊपर नहीं आ रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो वर्क डन जो भी आएगा हमारे केस आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो W बराबर mgh सभी को पता ही है। वर्क डन मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। इसको किस में बदलोगे आप? किलोग्राम में, है ना। हमारे फिजिक्स में यही चीजें हैं, ग्राम, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें, वॉट, किलो वॉट, तो ये सब सेकंड, मीटर, मिनट, आवर, इन सबको आपको कैलकुलेशन करने से पहले SI सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो सारी सिस्टम सारे के पहले यूनिट देख लोगे, वो जो यूनिट दे रखी है वो SI सिस्टम में है या नहीं है। SI सिस्टम में नहीं है तो सबसे पहले जो यूनिट दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? SI सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। और ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार SI सिस्टम में करना, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन किस में दे रखा है तो उस हिसाब से आप, मैं तो यही बोलूँगा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जिस हिसाब से यूनिट दे रखी है सारी यूनिट उसमें कन्वर्ट कर लो आप, है ना। तो mgh, g की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। हाइट कितना चला वो? 100 मीटर, है ना। 100 मीटर ही दे रखा है। अब सेंटीमीटर, कभी कभी सेंटीमीटर भी दे देता है, तो 100 मीटर दिया है। देखो उड़ा दो कितनी, 1 2 3 1 2 3, बचा कितना आपका? 10 जूल, है ना। बचा 10 जूल। तो आंसर क्या आ गया आपका? 10 जूल, है ना। दे रखा है क्या? दे रखा है ना सर। अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये? चलो इससे राइट लगाते हैं, है ना। आंसर कितना दे रखा है? 10 जूल, है ना। क्या करना था? एक रेन ड्रॉप थी 10 जूल की, वो ड्रॉप कर रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड, 100 मीटर चला। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh पता ही है आपको, है ना। फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, है ना। अगली देखो, ए बॉय ऑफ मास, एक लड़के का मास दे रखा है कितना? 30 kg, रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 40 स्टेप इन 6 सेकंड, है ना। एक लड़का है, उसका मास जो दे रखा है ना। लड़का बनाते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं, ये लो। इसका मास कितना है? 6 नहीं है सर, 30 kg है। अब कितनी स्टेप चढ़ रहा है ये? ऐसे नंबर ऑफ स्टेप कितनी है? नंबर ऑफ स्टेप दे रखा है इन्होंने कितना? नंबर ऑफ स्टेप 40। और एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। पावर पूछा है। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है? mgh, अभी हमने पढ़ा, अपॉन टाइम। पर सेकंड पूछा है क्या? द हाइट ऑफ ईच स्टेप, है ना, 15 सेंटीमीटर, 6 सेकंड पूछा है ना। टाइम दे रखा है 6 सेकंड। चलो मास ले लो आप कितना? 30। जी की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है। हाइट देखो, हाइट कितनी चढ़ा वो? टोटल 40 स्टेप है, 40 सीढ़ियाँ हैं। और एक सीढ़ी की जो स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है? 15। तो टोटल 40 की कितनी हो जाएगी? 40 इंटू
15, और ये किस में दे रखा है इन्होंने सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल लो और डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, टाइम करना है। देख लो अब क्या क्या जा रहा है, ये है ना, 10 से 10 गया, 6 5 जा कितना आ रहा है, ये 6 5 जा 30, है ना, और 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 5 300, है ना। टोटल आंसर कितना आ रहा है, देखो 60 इंटू 5 300 वोट आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है, हाँ 300 वोट, है ना। पावर पूछिए उस लड़के ने कितनी पावर जो है वेस्ट करी है, या जो वर्ग जो पावर होता है वो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क डन अपॉन टाइम करा हमने mgh अपॉन टी, एम 30 kg, जी की वैल्यू 10 दे रखी है। यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट लगाया, हाइट, एक स्टेप की हाइट दे रखी थी उन्होंने 15 सेंटीमीटर, तो बताओ 40 स्टेप की कितनी होगी, तो 15 इंटू 40 कर दो, बस सेंटीमीटर में दे रखा था। देखो हर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट कन्वर्जन आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप भले ही स्टेप सही कर रहे हो आपका आंसर गलत आएगा, और जो आप कर रहे हो वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा 100%, है ना। तो 15 इंटू 40 ये करा, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, है ना, क्या बोल रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 560 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब कैसा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जैसा है ना, आपको पता है ग्राउंड से अगर किसी भी हाइट पे वो है तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है सर, और mgh कितना दे रखा है इन लोगों ने, 560 जूल। mgh कितना दे रखा है, 560 जूल। mgh की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है बस। कहाँ दे रखा है, एम 8, जी की वैल्यू 10, और हाइट आपसे पूछी है, और ये कितना आ गया 560, है ना। h की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 मीटर सर। कुछ पहले तो यूनिट देख लो भैया, केजी जूल, हाँ सही है, कुछ भी चेंज नहीं है, और जी भी दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है ना। क्या करना था, एच हाइट पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। अगर मैं यही बोल दूं, अगर ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, बताओ एट द टाइम ऑफ जो बॉल है वो स्ट्राइक करेगी, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक टू द ग्राउंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पे थी वही एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो सेम जो वो 560 था, यही एनर्जी यहाँ पे क्या होगी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक टू द ग्राउंड, है ना। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, हाउस स्क्रीनिंग में आपने देख ही रहे हो जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आता है वो तो हर अगर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, है ना। बाकी सारे जो है वो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है और बेसिक लेवल पे है, कुछ भी कोई ज़्यादा हायर लेवल या अलग से सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। वरना आपको फिजिक्स पता ही है कितना ज़्यादा सोचना पड़ता है इसमें। वर्कर पूछे ए व्हील बेरो, है ना, अब व्हील बेरो को वो क्या कर रहा है, वर्कर पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है, तो बताओ ऑफ 250 न्यूटन, अगर वो जो व्हील बोरो को पुश कर रहा है, ये हमारा वर्कर, सर हर बार आप इसी को बना देते हो, है ना, क्या करें, यही तो बनाना आता है मुझे। एक ये व्हील बोरो इसको पुश कर रहा है, कितने फोर्स से, ये 250 न्यूटन, फोर्स कितना है 250 न्यूटन से इसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इफ द फ्रिक्शन फोर्स, देखो ये 10 मीटर यहां तक इसने पुश कर दिया, है ना। अब यहां तक इसने पुश करा 10 मीटर तक, अब बताओ क्या होगा, ये लो, है ना, 10 मीटर इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज 230 न्यूटन, जो फ्रिक्शन लग रहा है भैया, वो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, है ना, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है 230 न्यूटन लग रहा है ऑन द व्हील बोरो इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द, अब वो तो हमको पता ही है फ्रिक्शन लगता है वो
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। ऑफ द वर्कर दैट वर्क डन इज डन ऑन द व्हील बोरो बाय द वर्कर, है ना। किससे पूछा है उसने, वर्कर का पूछा है, वर्क डन पूछा है। भले उसने 2-3 सारे फोर्स दे दिए, वर्कर का दिया, फ्रिक्शन फोर्स दिया है, पर एट द लास्ट उसने पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है। किसके किसके थ्रू पूछा है उसने, वर्कर का वर्क डन पूछा है, फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं पूछा है। तो जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आएगा, फोर्स ऑफ वर्कर इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ वर्कर का कितना है 250 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो आंसर आएगा आपका कितना 250 100 न्यूटन, है ना। अगर अब आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ ले 230 इंटू 10, है ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तो वर्क डन बाय ये जो बॉयस है, चलो बॉय मेन का दे रखा है क्या इसने, जो ले लो, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपसे पूछ ले तो 230 इंटू माइनस का 10 लिखोगे आप, 230 माइनस का 10। देखो हमारा आंसर यहीं पे खत्म है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछे तो 230 इंटू माइनस का 10, देखो आंसर कितना आ रहा है माइनस का 200 जूल, है ना। अगर आपसे पूछे फाइंड द टोटल वर्क डन ऑन द व्हील बोरो पे पूछे तो 2400 माइनस 3200 200 जूल आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन के मैं 3 पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। उसने पूछा क्या है, वर्क डन बाय ये वर्कर पूछा है तो वर्कर आ जाएगा, ये वर्कर का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर टोटल वर्क डन पूछे तो आपका देखो ये कितना आ रहा है -2300 और ये कितना आ रहा है 2500। अगर टोटल वर्क डन अप्लाई ऑन द व्हील बोरो पूछे तो आपका आ जाएगा 200 जूल, है ना। और देखो 200 आ रहा है, 2300 आ रहा है, 2500, सारे आंसर आपके ऑप्शन में मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटी आपको सारी की सारी बढ़ जाएगी। हमारा आंसर कितना आ रहा है अभी के लिए 2500 जूल, है ना। आंसर कितना आएगा 2500 जूल, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पे, है ना, एक बॉडी रखी है ना। अब ये बॉडी रखी है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, 10 kg इसका मास है, 10 kg इसका क्या है मास है, और फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन द बॉडी टू पुल राइटवर्ड, है ना। इस पे फोर्स लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, कितना लग रहा है ये 50 न्यूटन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर गिवन एज 0.7 एंड 0.3। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का दे रखा है 0.3 और स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.s, है ना। अब वर्क आप इसको देखो, फोर्स अप्लाई बाई आप किस लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। आप सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे आप, है ना। देखो वर्क एक तो होता है 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं ना, काइनेटिक, और ये कौन सा होगा स्टैटिक, और एक होगा क्या बोलते हैं उसको डायनेमिक, है ना। डायनेमिक में आपका स्लाइडिंग रोलिंग दोनों आता है। और एक जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको आप बोलोगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिस टाइम पे वो मोशन करना शुरुआत करता है ना, जिस टाइम पे वो क्या करता है, मोशन स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्ट टू मूव। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको निकालना है तो उसका कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन का है ना, उसका फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। अगर हम मैक्सिमम जो निकाल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो स्टैटिक का और ये उसका नॉर्मल फोर्स, है ना। अब इस पे देखो नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो n बराबर आप क्या लिख दोगे, m इंटू जी। मास कितना है 10, g कितना है 10, आप कितना लिखोगे 100, है ना। आप कितना लिखोगे 100 न्यूटन, है ना। तो मैं बोल दूं क्या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, है ना। अगर लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है नहीं 100 न्यूटन कैसे लगेगा,
ये तो नॉर्मल फोर्स आ रहा है ना। अब देखो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए इसकी लिमिट कितनी है और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है कितना 70 न्यूटन, है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कोफिशिएंट कितना है 0.7 है। नॉर्मल फोर्स की हमने वैल्यू निकाली कितनी 100, तो कितना आया ये 70 न्यूटन। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है ऐसे, इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 70 न्यूटन। मतलब जब आप इस पे 70 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। और जो अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन। अब आप मुझे खुद बताओ, फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और इसके खुद के हिलने का फोर्स कितना है 70 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये जो है 70 लिमिट से 70 न्यूटन से कितना है, कम है ना, 70 न्यूटन से कम है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे बताओ वर्क डन होगा क्या? नहीं सर। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी कितना हुआ 0, है ना, वर्क डन भी कितना हुआ 0। और अगर फ्रिक्शन फोर्स वो जो पूछ ले मैक्सिमम लिमिट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप निकाल सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्क डन इसमें क्या आ रहा है आपका 0, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जो अच्छे क्वेश्चन है मैं वैसे ही बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है ना। देखो वापिस से समझो इसको, एक जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मास कितना है 10 kg है। अब 10 kg पे आपने बताया है कि जो कोफिशिएंट वो स्टैटिक फ्रिक्शन 0.7 और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.3 है। अब पूछा क्या था उसने, वर्क डन बाय द फोर्स बॉडी इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसने पूछा है ना। अब खुद सोचो, जो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है। हमने पहले उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो निकाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एस, उसका जो कोफिशिएंट है इनटू नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स आपको निकालना है तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दोनों एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एन बराबर एम जी, एम 10, जी की वैल्यू 10 दे रखी है तो 100 आया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए आप कोफिशिएंट इनटू ये लगा दो, नॉर्मल फोर्स 0.7 इंटू 100 तो 70 न्यूटन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है जिस पे वो जस्ट स्टार्ट टू मूव करता है, उसी फोर्स पे वो क्या करना चलेगा, स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। अगर उसको 50 न्यूटन लगा रहे हो और उसकी जो लिमिटिंग है वो 70 न्यूटन है तो वो कहाँ से हिलेगा ही नहीं ना, वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा आलसियों की तरह। तो 70 न्यूटन, है ना, मैक्सिमम फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन इज आल्सो 0, क्योंकि क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 4 मीटर टू 5 मीटर पर सेकंड। अब इंक्रीज तो अब इसमें क्या करना है, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दो ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम आपने कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 ग्राम, और ग्राम को सर हमने किस में बदला, किलोग्राम में बदला। वी का स्क्वायर मतलब 25 और u का स्क्वायर मतलब 16 और 1 2 और ये कितना आ रहा है 0.1, है ना, और ये कितना आ रहा है इंटू 9, तो ये आ रहा है कितना 0.9 जूल, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज है वही तो पूछा था ना। इनिशियल काइनेटिक जो फाइनल है माइनस इनिशियल कर दो, 0.9 दे रखा है क्या, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.9 जूल, है ना। देखो अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। रोहित हैज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है एट एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल 30 डिग्री। देख लो भैया, वही हमारे हर बार यही आता है पर्सन, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब वो बोल रहा है वो जो वर्टिकल से फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है 30 डिग्री एंगल पे लगा रहा है,
है ना। वर्टिकल से देखो जो एंगल है कितना है 30 डिग्री टू द वर्टिकल से पूछा है ना। दिया है द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 300 जूल 50 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया इन्होंने 50 न्यूटन, है ना। और जो वर्क डन दे रखा है वो कितना दे रखा है 300 जूल दे रखा है ना। देखो क्या करना है आपको, फॉर्मूला पता ही है ना। वर्क डन क्या होता है एफ एस कोस थीटा। एफ कितना है 50, एस की वैल्यू आपको निकालनी है, और कोस थीटा, थीटा क्या होता है ना, यहाँ गड़बड़ गई तो इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है ना। अब ये जो वर्टिकल से दे रखा है, अब इसको जो आप निकालोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट से एंगल निकालोगे तो कितना आएगा ये, है ना। डिस्प्लेसमेंट से पूछा है ना इसने, तो डिस्प्लेसमेंट देखो अगर ये ऐसे भी क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में भी ये कर रहा है तो 30, तो बचा हुआ कितना आया 90 डिग्री, है ना। सॉरी 60 डिग्री, कितना आ रहा है ये 60 डिग्री। देखो अगर ये आ रहा है ये, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, दोनों इस तरफ। तो कोस 60 लोगे आप, और कोस 60 लिया, कोस 60 लेने के बाद वर्क डन कितना दे रखा है 300 जूल, है ना। 1 2 1 2, सिक्सटी कैसे काट सकते हैं ना सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। 1 ये आया 5 6 30, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो एस की वैल्यू आ रही है कितनी 12 मीटर, है ना। एस की वैल्यू कितनी आ रही है 12 मीटर। हमने एंगल ही उड़ा रहे हो आप, है ना। ये तो मैथ्स का घोर अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया ना। अपमान नहीं करना है, मैं सम्मान करना है। तो 0 से 0 गया, 5 6 30, एस कोस 60 की वैल्यू 1/2 हमने रखी, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है 12 मीटर, है ना। एस की वैल्यू कितनी आई 12 मीटर है। बस एक चीज इन्होंने अच्छी दी थी, जो एंगल दे रखा था वो कितना दे रखा था 30 डिग्री टू द वर्टिकल, है ना। तो टू द वर्टिकल से काम नहीं चलेगा ना, टू द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चाहिए, और टू द हॉरिजॉन्टल चाहिए, है ना। इट टेक्स 10 सेकंड for a girl A to climb up the stair while girl B takes 30 सेकंड for the same job, है ना। अगर वो जो सीढ़ी चढ़ रही है एक लड़की है ना, ए नाम की कोई लड़की है, सर नाम दे देते तो ठीक रहता, पर ठीक है चलेगा, ए और बी में ही है ना। ए एक लड़की है, तो वो क्या कर रही है चढ़ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ रही है स्टेयरकेस, है ना। तो पहले वाली लड़की कितने सेकंड में चली 10 सेकंड में, और दूसरी वाली जो लड़की चली है 30 सेकंड में चली। अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो है ना बॉयज़ का है ना। हम जो ऐसे ऐसे करते हैं वो वाली चीज़ है ना। चलो वैसे डायग्राम की ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पे। एक लड़की को टाइम लग रहा है कितना 10 सेकंड, दूसरी लड़की को लग रहा है कितना 30 सेकंड। अब पूछा क्या है रेशियो ऑफ वर्क डन, है ना। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें टाइम का कोई भी लेना देना है क्या, नहीं, बस काम है। अगर वो जितना वो चढ़ी है पहले वाली लड़की, उतना ही दूसरे वाली लड़की चढ़ी है ना। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। भले मैं बोल दूंगे एक लड़का है जो वो 100 ब्रिक्स को 1 घंटे में रख रहा है, दूसरा बॉयज है वो 100 ब्रिक्स को 2 घंटे में रख रहा है, तो इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक का वर्क डन ज़्यादा है दूसरे का वर्क डन कम है। दोनों ने काम तो बराबर ही करा ना। 100 ब्रिक्स भी पहले वाले ने रखी थी और 100 ब्रिक ही दूसरे वाले ने रखी, तो डिफरेंस क्या यहाँ पे, एक का एफिशिएंट पावर जो थी वो ज़्यादा थी, एक की पावर कम थी, है ना। तो यहाँ पे अब रेशियो वर्क डन है, इसका तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 ही आ जाएगा, है ना। तो 1:1 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा पूछा क्या है पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। जब वर्क डन सेम है तो P1 अपॉन P2 को आप क्या लिखोगे T2/T1। T2 लगा 30 सेकंड, T1 लगा तो 3:1 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, है ना। तो 1:1 और ये कितना आ रहा है 1:3, है ना।
रेशियो ऑफ पावर स्पेंड बाय द 1:1 वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो 1:3 पावर का रेशियो, पहले की पावर जो है वो कम है, नहीं नहीं, है ना, हमको पावर पूछी है ना। देखो वर्क डन तो दोनों का सेम है, एक की इफिशियंसी एक की पावर पूछी है, पावर किसकी ज्यादा है और किसकी कम है ना। अब ऑब्वियसली बात है पावर जो है वो बी वाले की ज्यादा है और ए वाले की क्या है, कम है ना। तो ए वाले की ज्यादा है और बी वाले की क्या है, कम है ना। तो वर्क डन अपॉन टाइम को आप क्या लिखोगे, T2/T1। तो 3:1 या 1 P1 अपॉन P2 पूछा था ना। हाँ, तो 1:3, क्योंकि एक को 10 सेकंड लग रहे हैं, दूसरी वाली लड़की को कितना लग रहा है, 3 सेकंड, 30 सेकंड लग रहा है ना। तो इसमें जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1:3 आ रही है। 1:3 आना नहीं चाहिए, वैसे 3:1 आना चाहिए, है ना। गलत है ये आंसर जो दे रखा है ना, ये आंसर गलत है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसकी जगह आएगा आंसर कितना, 3:1, है ना, क्योंकि एक 10 सेकंड में चढ़ गया और दूसरा 30 सेकंड में चढ़ा है। तो रेशियो ऑफ पावर स्पेंड बाय बोथ द गर्ल हैव सेम मास, इसने उल्टा थोड़ी पूछा है कोई, है ना। 3:1 आएगा, करेक्ट है। 1:1 और 3:1 आपका आंसर है। और क्योंकि दोनों ने सेम काम करा था, सेम स्टेप से हाइट चढ़ी थी, तो वो क्या हो गया, सेम हाइट पे गई है ना। जितना वो चढ़ी, पहले वाली लड़की चढ़ी थी उतने ही दूसरे वाली लड़की ने स्टेयर के ऊपर चढ़ा है, तो दोनों का वर्क डन सेम हुआ। और जिसको कम टाइम लगा उसकी पावर ज़्यादा, और जिसको ज़्यादा टाइम लगा उसको पावर कम है, ऑब्वियसली बात है सर, वो तो है ना। तो 1:1 एंड 3:1, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम 36 km/h to 54 km/h इन 4 सेकेंड, हाउ मच इज द वर्क डन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है, ये वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ mv² माइनस u², है ना। तो सबसे पहले तो वो क्या दे रखा है, 36 km/h, और 36 को आपने किस में बदला, मीटर पर सेकंड में, है ना। कितना आ रहा है ये, 10 मीटर पर सेकंड, और 54 इंटू 5/18, 18 3 54, 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकंड। तो हाफ मास कितना दे रखा है लीनियरली, 1600 kg, v का स्क्वायर, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 54 माइनस का 100, ये कितना आ रहा है 1800। तो 1800 इंटू 521, देखो कितना आ रहा है, 0 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 2 जा 16, और 4 आएगा 20, और 8 1 जा 8, और 2 आएगा 10। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 जूल। आपका आंसर कितना आएगा, 10 की पावर 5 जूल आएगा, है ना। वर्क डन पूछा था, वर्क डन पूछा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको लगा दो फॉर्मूला, हाफ mv²। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें देख ही रहे हो आप, कभी वर्टिकल दे दिया है, कभी सेंटीमीटर दे दिया, कभी क्या दे दिया है ना। अब यहाँ पे स्पीड चेंज करना है, स्पीड चेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, है ना। टू अनइक्वल मासेस पोजेस द सेम मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और उसमें रिलेशन क्या है, p²/2m। अगर ये सेम है तो आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मास उसका कम, मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और अगर मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। पूछा क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हेवियर मास, हेवियर मास की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, है ना। कितनी हो जाएगी, लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट मास जो है वो कितना आएगा,
है ना। लाइट मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि देखो जो मोमेंटम है वो सेम है, तो आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम। अगला क्वेश्चन देखो, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता ही है, एफ एस कोस थीटा। अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन एफ एंड एस पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता ही है वो, एंगल पे करता है, अप्लाइड फोर्स पे करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। If the energy of a ball falling from a height of 20 meters is reduced by 20%, how high will it rebound? है ना, अगर वो बॉल मैं बोल दूं 20 मीटर हाइट पे थी, तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 20 mgh, मतलब कितना हो गया ये 200h, उसकी क्या है, अच्छा एच क्यों आएगा ये, है ना, इंटू एम, तो 200 m उसकी जो है टोटल एनर्जी है। अगर ये बॉल यहाँ पे आने के बाद स्ट्राइक कर रही है तो 20% उसने एनर्जी क्या कर दी है, कम हो गई है ना। तो अब इसका 20% कितना होगा, 200 m का 20% वो कितना आ रहा है, 40 m आ रहा है ना, कितना आ रहा है ये 40 m आ रहा है। तो इसको रिड्यूस कर दो, कितना आएगा 200 m माइनस 40 m, कितना आ रहा है ये 160 m, इतनी एनर्जी उसके पास बचेगी। तो अगर ये यहाँ पे अगर रीबाउंड होके यहाँ पे आएगा तो इसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है 160 m, और 160 m है तो 160 m को आप क्या लिखोगे, इसके हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है mgh, m से m गया, g मतलब 10, तो एक जीरो गई, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई है 60 मीटर आ गई है ना। इजी क्वेश्चन था, और डायरेक्टली आप कर भी सकते हो, क्योंकि अगर उसका 20 का 20% डायरेक्टली माइनस ही करना है ना, 20 का 20% कितना होगा 4, है ना, और 20 माइनस 4 करोगे तो कितना आ रहा है 60 मीटर, है ना, 16 मीटर, तो वो उतनी ही हाइट पे जाएगा। ये बस एक प्रोसेस है कि जो टॉप पे हाइट जो जो एनर्जी रहती है वो कौन सी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो एम जी और एच कितना था 200 m आ गया, इसका हमने 20% निकाला, कितना है 40 m, और रिड्यूस करा तो टोटल में से 20% रिड्यूस करा, उसके पास कितनी एनर्जी बची 165। अगर ये रिबाउंड हो गए जो टॉप पे जो एनर्जी है वो कितनी है 160 m है। और आपको बताइए एम जी एच लगा दो, एम से एम गया, जी की वैल्यू 10 है, एक जीरो गई, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर आ गई, है ना, हाइट की वैल्यू कितनी आई गई 16 मीटर। The power of an engine is 19.6 kilowatt. The capacity of water it can lift up per second from a well of 40 meter depth, है ना। 40 मीटर डेप्थ में पूछा है, पावर का फॉर्मूला सबको पता है क्या, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को आप लिखोगे mgh डिवाइडेड बाई टाइम, m की वैल्यू आपको निकालनी है, और पावर कितनी दे रखी है 19.6 किलोवाट को वोट में बदला, और जी की वैल्यू है 10, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, 9.8 लो, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 9.8 ही लिखना है। एज कितना दे रखा है 40 मीटर, और टाइम आपने दिया है पर सेकंड, तो टाइम की जो वैल्यू है वो तो 1 ही आ जाएगी, पर सेकंड ही पूछा है ना इसने। हाँ, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, m 9600 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 40, है ना, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लो, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से आप इसको कट करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, 490 डिवाइडेड बाई 9.8, डेसिमल हटाई ऊपर जीरो, और ये आ रहा है आपका कितना 2, और फिर आंसर आया आपका कितना
50 kg, है ना। मास निकालना है तो 50 kg तो आएगा। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर दे रखी है 19.6, है ना, किलोवाट। अब 9.8 अगर हम 10 रख देते तो 10 का आंसर अलग आता, है ना। अब 10 रखोगे तो वैसे ही अलग आएगा आंसर, है ना। तो वो हमको नहीं करना है। वर्क डन अपॉन टाइम mgh अपॉन टाइम करा, m 9.8 इंटू 40 पर सेकेंड दे रखा है, टाइम की वैल्यू कितनी रखोगे 1 और कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा है 50 kg, है ना। बढ़ो आगे, है ना। असर्शन क्या दे रखा है, ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑलवेज डस वर्क डन, क्या हमेशा आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या उसका वर्क डन होगा क्या कुछ, नहीं सर, है ना। दीवार को धक्का लगा रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या उसमें, नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कहाँ से होगा, है ना। अब फोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स लगाने से वर्क डन होगा, है ना। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट था ये तो रॉन्ग है सर। If a force on a body displaces the body along the direction of force, अगर इसको आप फोर्स लगा रहे हो along the direction of force तो वर्क डन जो आएगा वो मैक्सिमम होगा। सही है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है 0 पे, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो भी कितना दे रखा है 0, तो एफ इंटू एस, है ना। और वाई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यही आएगी। तो रीजन करेक्ट है और असर्शन क्या है रॉन्ग है। आप असर्शन रीजन में ना ऑप्शन देखो यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, असर्शन बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, both is correct or reason is the correct explanation of assertion. A assertion is correct, reason is incorrect, assertion is इनकरेक्ट और रीजन इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला, असर्शन जो इनकरेक्ट है और रीजन क्या है करेक्ट है ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी implies that कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर किसी को पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। It cannot be destroyed, it cannot be created, it can only transfer from, it can only change one form to another form, है ना। ये कभी भी क्रिएट नहीं होती ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अब यह जी लाइट चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं जो भी है सारी एनर्जी, बल्ब क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, कैन बी क्रिएटेड, गलत बात है ना। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, गलत बात है। कैन नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉय, ये गलत बात है। कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए। पावर का फॉर्मूला सबके पास है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी, है ना। तो एफ इंटू वी, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 5% देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय, है ना। रिलेशन क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2f, तो k1 अपॉन k2 p1 बाई p2 का होल स्क्वायर, है ना। p1 बाई p2 का क्या लिखोगे आप, होल स्क्वायर। तो k1 अपॉन k2, अगर इसको हम 100 माने तो नीचे वाले को आप क्या लिखोगे 105 का होल स्क्वायर। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, k1 अपॉन k2, है ना। तो k2 बाई k1 कितना होगा 441 डिवाइडेड बाई 400। अगर आप इसको दोनों तरफ -1 कर दो, 441 अपॉन 400 -1, तो देखो कितना आ रहा है ये 400, 441 माइनस का 400, है ना।
तो ये कितना आ रहा है 41, कितना आ रहा है ये, देखो इधर को सोल्व करोगे आप K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1, ये कितना आ रहा है 41 डिवाइडेड बाई 400। अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, यही तो आप परसेंट है, कितना इंक्रीज करा, इंटू इसको भी आप क्या करोगे 100 से, 2 0 से 2 0 गई, 41/4, 41/4 जो आ रहा है वो 10 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, है ना। 10% जो है आपका क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्या कर रहे हो, मोमेंटम को 5%, 10%, 50% इंक्रीज करो तो मैं तो सबसे बेस्ट बताऊंगा, उसको क्या मानोगे आप 100 मान लो, 50 करा तो 150 हो जाएगा, है ना। अगर 20 करा तो 120 हो जाएगा। तो आपने डायरेक्टली इसको सोल्व करा, 20/20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, है ना। और K2/K1 हमको चेंज करना था, क्योंकि परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100 करना है। तो उसके चेंज करने के लिए हमने ये फॉर्मेट लिया है 41/4, और कितना आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 10% आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना। तो ये आपके वर्क पावर एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हम तो यही से ही एक और सीरीज के एक और चैप्टर के साथ हम तैयार रहेंगे, तब तक आप वेट करिएगा, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।